હેલો એવરીવન, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે રવિરાજ. આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે BEE પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર, સ્પેસિફિકલી સમર 22 પેપર. ઓલરેડી ક્વેશ્ચન 1, ક્વેશ્ચન 2 એન્ડ ક્વેશ્ચન 3 ABC કરી ચૂક્યા છે. આ જ ડિસ્કશનને આગળ વધારીશું. આ સેશનમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ABC ઓરમાં પણ 3 ABC પૂરો એક આખો સેટ આવે છે, બરાબર? તો 3 ABC ઓર ક્વેશ્ચન આપણે ડિસ્કસ કરીશું આ સેશનમાં. ચાલો આવી જાઓ. વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ, લેટ્સ કન્ટિન્યુ અવર ડિસ્કશન. ઓર ક્વેશ્ચન 3 ઇન્ટ્રોડક્શન મને નથી લાગતું હવે જરૂર છે. જો તમે સિરીઝ ફોલો કરી રહ્યા છો તો જો ફર્સ્ટ ટાઈમ વિડીયો જુઓ છો તો પ્રીવિયસ વિડીયોઝ જોઈ લો. એમાં ઇન્ટ્રોડક્શન મારું પોતાનું આપ્યું છે મેં ડિટેલમાં. ઓલરાઈટ, ચાલો તો શરૂઆત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઓર. ભાઈ વિડીયો પોઝ કરો, ક્વેશ્ચન 3 વાંચો અને ફીલ લો. ત્રણેય ક્વેશ્ચનની ફીલ લો થોડી. ક્વેશ્ચન ક્યાંથી પૂછ્યા છે એ યાદ કરવાની કોશિશ કરો. ચલો ક્વેશ્ચનની ફીલ લો. વેઇટ કરું છું, તમે લોકો પોઝ કરીને વિચારો. ઓલરાઈટ, ઓકે, વેલકમ બેક. ચલો શરૂઆત કરીશું. ક્વેશ્ચન નંબર 3A, લિસ્ટ આઉટ મેરિટ્સ ઓફ 2 વોટમીટર મેથડ. 2 વોટમીટર મેથડના મેરિટ્સ ડિસ્કસ કરવાના છીએ. 2 વોટમીટર મેથડ કયા ચેપ્ટરનો સવાલ છે? સર ચેપ્ટર નંબર 1 કે 2 લાગે છે. 2 ડેફિનેટલી 2. બેટા એસી સર્કિટ 2 વોટમીટર મેથડ. 2 વોટમીટર મેથડ બેસિકલી 3 ફેઝ પાવર મેજર કરવા માટે આવે. 3 ફેઝ પાવર મેજર કરવા માટે 2 વોટમીટર મેથડ યુઝ થાય. ચલો તો મેરિટ્સ ડિસ્કસ કરતા પહેલા મેથડ શું છે જલ્દી આસપાસનું જ્ઞાન બટોરી લઈએ. આસપાસનું તો બેટા જુઓ, 3 ફેઝ લોડ હોવાનો છે. 3 ફેઝ લોડ આપણે બનાવી દઈએ એક બ્લેક બોક્સ. એક બોક્સ છે સર. ઓકે, 3 ફેઝ લોડ છે એટલે અહીંયાથી 3 ટર્મિનલ બહાર આવશે. જો થોડો પ્રેક્ટિકલ ફ્લેવરથી બતાવું છું. અહીંયા 3 ટર્મિનલ બહાર આવશે. 3 ફેઝ લોડ 4 પણ આવી શકે સર, ન્યુટ્રલ પણ હોઈ શકે ને. ડેફિનેટલી 3 ફેઝ 4 વાયરમાં એ પણ થઈ શકે. તો ચલો 4 ટર્મિનલ નીકાળી દઈએ બેટા. 4 ટર્મિનલ નીકાળી લઈશું આપણે. ઓકે, 3 ફેઝ લોડ આ કનેક્શન અંદર હશે કશું. મારે પાવર મેજર કરવો છે. આ આર ફેઝ નો છે, આ વાય છે, આ બી છે, આ ન્यूट्रल છે. 2 वॉटमीटर मेथड थी मारे पावर मेजर करવો છે. 2 वॉटमीटर बोले तो बेटा 2 वॉटमीटर यूज करना है. 2 वॉटमीटर. अब एक वॉटमीटर की 2 कॉइल होती है. एक होती है, तो देखो ये रेड वाला वॉटमीटर बनाऊंगा मैं. ये एक वॉटमीटर है. और ये दूसरा वॉटमीटर है. वॉटमीटर में एक वॉटमीटर में 2 कॉइल होती है बेटा, करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल. ओके, चलो. और ग्रीन वाले कनेक्शन में बाहर से बना रहा हूं. देखो ब्लैक डब्बे के बाहर से ग्रीन वाले कनेक्शन बना रहा हूं. तो देखो कैसे कनेक्शन है. आर फेज के एक सीरीज में करंट कॉइल आ गया है वॉटमीटर का. इंडक्टर जैसा दिख रहा है ना, वो करंट कॉइल है. और बी फेज के साथ, और ये कनेक्शन मैं बैठाऊंगा वाई फेज पे. देखो यहां पे ये रेड वाला है वो वॉटमीटर 1 है, और ये नीचे रेड वाला है वो वॉटमीटर 2 है. उसके 2 टर्मिनल है, 2 कॉइल होते हैं. 4 टर्मिनल 2 कॉइल होते हैं. ये कनेक्शन है उसका. ठीक है, यहां तक क्लियर है. एक चीज नोट की जाए कि न्यूट्रल किसी को कनेक्ट नहीं करना है. यहाँ पे न्यूट्रल ओपन ही रहेगा, कोई बात नहीं. ओके, अब देखो ब्लैक बॉक्स में अंदर देखो, ये मेथड हो गया W1 W2. ब्लैक बॉक्स में अंदर सर लोड 3 फेज लोड. बेटा 3 फेज लोड कुछ भी हो सकता है. 3 फेज लोड कुछ भी हो सकता है. स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है. देखो ये स्टार बना रहा हूं मैं, जिसमें आर फेज आर के साथ, वाई फेज वाई के साथ, बी फेज बी के साथ कनेक्टेड है. अगर न्यूट्रल होता तो वो यहां कनेक्टेड होता
न्यूट्रल होता है यहाँ कनेक्टेड, चलो बना ही लेते हैं ब्लू से, लेकिन बाहर सर्किट में उसकी जरूरत नहीं पड़ी। बेटा ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ 2 वाटमीटर मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर। अब देखो अंदर स्टार हो या डेल्टा हो, बाहर के मेथड को फर्क नहीं पड़ेगा, और यही एक बड़ा सा एडवांटेज है इस सिस्टम का, इस अरेंजमेंट का, जो हमें लिखना है, जो हमें आज लिखना है। अगर ये डेल्टा भी होता, अंदर जो पर्पल स्टार बनाया है उसकी जगह डेल्टा भी होता, तो भी मेरा 2 वाटमीटर 3 फेज पावर मेजर करता, न्यूट्रल नहीं होता डेल्टा में। तो ये भी एक एडवांटेज है 2 वाटमीटर मेथड का। क्लियर है? चाहे बैलेंस लोड हो चाहे अनबैलेंस लोड हो, बैलेंस बोले तो देखो ये Z1 Z2 Z3, ठीक है। इफ Z1 इज इक्वल, ये सारे फेजर है, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3, अगर ये तीनों बराबर है देन सिस्टम इज बैलेंस, सिस्टम इज बैलेंस। अगर नहीं है, इफ नॉट देन अनबैलेंस्ड। आसपास का ज्ञान बटोर रहे हैं हम, ठीक है। मेरे 2 वाटमीटर मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिस्टम बैलेंस है अनबैलेंस है, वो 3 फेज पावर मेजर करेगा चाहे सिस्टम बैलेंस हो अनबैलेंस हो। ये भी एक मेरिट हो गया, इसका एडवांटेज हो गया ये, ठीक है। नहीं तो हेडेक होता है, बैलेंस सिस्टम के लिए पावर मेजर अलग से करो, अनबैलेंस के लिए अलग से करो, हेडेक होता है। बट 2 वाटमीटर मेथड का ये एडवांटेज है। चलो इसको अब लिस्ट आउट करते हैं, जो जो पॉइंट छूट रहा है वो मैं वापस बताऊंगा आपको। तो लिखना कैसा है 3 मार्क में, देखो पहले तो जैसे मैंने बताया ये बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बोले तो ये 3 फेज पावर, ये काले डब्बे में कुछ भी हो सकता है, 3 फेज पावर होना चाहिए, 3 फेज लोड होना चाहिए, 3 फेज लोड। स्टार कनेक्टेड हो तो भी चलेगा, डेल्टा कनेक्टेड हो तो भी चलेगा, बैलेंस है तो भी चलेगा, अनबैलेंस है तो भी चलेगा। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, अनबैलेंस स्टार है तो भी चलेगा, बैलेंस स्टार है तो भी चलेगा, अनबैलेंस डेल्टा चलेगा, बैलेंस डेल्टा चलेगा। चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन चलेंगे, 3 फेज पावर मेजर करके देगा ये मेथड, इसका एडवांटेज है। तो बैलेंस अनबैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज है बेटा, और ये लास्ट वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया, न्यूट्रल है नहीं इसमें, तो इसीलिए डेल्टा के लिए बनाओ चाहे स्टार के लिए बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम कनेक्शन बैठेगा। मैंने अभी ड्रॉ करके बताया आपको बेटा। और एक चीज है 3 फेज में क्या है, ये RYB मैंने बाहर कनेक्शन लगाया है, ठीक है। अब अंदर लोड में मैंने RYB लगाए हैं या RBY लगाए हैं, वो भी फर्क नहीं पड़ता, ये मेथड बरोबर काम करेगा। सो इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस, इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। 2 वाटमीटर मेथड कोई भी फेज सीक्वेंस के लिए 3 फेज पावर मेजर करेगा, चाहे RYB हो चाहे RBY हो। तो इसलिए दूसरा पॉइंट हो गया है फेज सीक्वेंस के ऊपर। और ये लोड की तरफ भी हो सकता है, सोर्स की तरफ भी हो सकता है, 2 वाटमीटर मेथड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उसका एडवांटेज है, ये बहुत ही पावरफुल मेथड है ये 2 वाटमीटर मेथड टू मेजर पावर, 3 फेज पावर। ओके। और बड़ा एडवांटेज कि अगर मेरा, अब ये सिर्फ बैलेंस के लिए है, ये ओनली बैलेंस, ओके, ये सिर्फ बैलेंस के लिए, ये वाला पॉइंट सिर्फ बैलेंस के लिए वैलिड है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। अगर मेरा लोड बैलेंस है तो मैं सिर्फ रियल पावर नहीं, मैं रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकता हूं और उससे मैं पावर फैक्टर भी मेजर कर सकता हूं। इसका इक्वेशन हमें आता है, that cos theta is cos of tan inverse of √3 W1 minus W2 upon W1 plus W2। वाट मीटर की रीडिंग्स अगर हमें पता है तो हमें पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन हमारे सिलेबस में है तो उसी को इंक्लूड किया है उसके एडवांटेज में। क्लियर है बेटा? तो लिखना है, इक्वेशन नहीं लिखना है, ये ज्ञान के लिए था, आसपास के ज्ञान लिखना है आपको, ये 4 पॉइंट इसके एडवांटेज। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दो नीचे, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। भाई डाल दो नीचे, चलो मजा आ रहा है तो भी डाल दो नीचे कमेंट में, आ जाओ। क्वेश्चन 3B फील लिया था, इसका फील लिया था, ये भी उसी चैप्टर का है। देखो अब कुल मिला के मैं बता सकता हूँ ये पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चन 1, 2,
3 ABC और ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 1 और 2 से है। इसका इंपॉर्टेंस देखो चैप्टर 1 2 का, चैप्टर नंबर 1 और 2 का इंपॉर्टेंस देखो, आधे से ज्यादा पेपर तो वहीं से आ रहा है आपका। समझ रहे हो कि नहीं? हमारे ऐप पे इसके रिकॉर्डेड सेशन भी है और लाइव सेशन भी है। देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डिटेल में डिस्कस किया है, मजा ही आ जाएगा, मतलब एकदम जिंदगी का मजा आ जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन है ड्रॉ इंपीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल फॉर सिंगल फेज आरएल सर्किट। क्या लिखना है सर इसमें? तो देखो पहले तो सिंगल फेज आरएल सर्किट बनाना है। सिंगल फेज आरएल सर्किट, कोई डाउट नहीं रखना दिल में, पहले ये बना लो, पूरा क्लियर बनाना है ये डायग्राम। उसमें क्या क्या बनाना है मैं बता रहा हूं। देखो ये V है, Vm साइन ओमेगा टी, इसको फेजर में लिख सकते हैं। ये Vm लिख लिया है तो Vm बाय रूट टू एंगल 0। बेटा फेजर में आरएमएस वैल्यू जाता है, इसीलिए Vm बाय रूट टू, ठीक है, एंगल 0। ये पूरा डिस्कशन डिटेल में मेरे लाइव सेशन में है, देख लो ऐप पे जाके, लिंक मिल जाएगा नीचे। सो इसको आप फेजर में लिख सकते हो Vm बाय रूट टू एंगल 0। ये रेजिस्टेंस R, ये है JXL, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे, पहले तो करंट बता दो, करंट एक ही सर्किट है आरएल सीरीज I, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो फेजर होंगे, VR VL भी फेजर होंगे, ये भी फेजर होगा, तो वेक्टर वेक्टर बना लेता हूं, चलो ये होगा VL, ठीक है। इनके इक्वेशंस हमें लिखने हैं, पहले बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट और वोल्टेज की, करंट और वोल्टेज की शुरुआत करते हैं, एक बार श्री गणेश करते हैं, फिर आगे જોઈએ શું થાય છે આગળ જોઈએ। ચાલો તો આવી જાઓ। તો માની લો જો આ આપણો કરંટ છે, આ આપણો કરંટ ફેઝર થયો, तो वोल्टेज फेजर क्या जैसे बेटा इंडक्टिव सर्किट में करंट हमेशा लैग करेगा, लैग करे, वोल्टेज आ थशे V, टोटल V बताऊं छू, टोटल V, ओके। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करेगा, उसका एंगल मैं बोल रहा हूं फाई एंगल से लैग कर रहा है ये। तो देखो वोल्टेज लीड करे, बोले तो करंट लैग करेगा, करंट पीछे चलेगा, वोल्टेज के पीछे 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 दौड़ो 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 दौड़ो। आरएल सर्किट में करंट लैग पीछे पीछे दौड़ेगा, वोल्टेज के पीछे पीछे, एंगल फिक्स रखे, ठीक है। यहां से आपको वोल्टेज ट्रायंगल मिल सकता है, कैसे? तो बेटा देखो VR को हम लिख सकते हैं, VR को आप ये आई फेजर है बिल्कुल, तो VR को आप लिख सकते हैं R इंटू आई, R इंटू आई, ये I की डायरेक्शन में ही आया, VR I की डायरेक्शन में आया, तो VR ये रहा VR I की डायरेक्शन में है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ R मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें। दूसरा ये रेड लिख लेते हैं तो बच्चों को और ही मजा आ जाएगा। हाँ चलो रुको, मैं रेड से लिख लेता हूं इसको। बेटा VR है, ओम्स लॉ से लगा सकते हो R इंटू आई, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब VL लिख लेते हैं, VL हम लिख सकते हैं JXL I, क्यों? ये JXL है, किसी को बताना मत, JXL I, तो J की वजह से 90 डिग्री शिफ्ट मिल गया उसको, ये 90 डिग्री शिफ्ट, ये बन जाएगा J, या इसको बोल पहले VL इज इक्वल्स टू JXL I। तो वोल्टेज ट्रायंगल आपका बन चुका है। यहां पर आप इक्वेशन लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू VR प्लस VL, सीरीज में है, KVL लगाओगे तो VR प्लस VL, और फेजर में लगेगा सब कुछ। अब VR का इक्वेशन है I
आर, VL का इक्वेशन है JXLI। यहां से अगर आप I कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा R प्लस JXL, अंदर बचेगा R प्लस JXL। बेटा इसको आप शायद ब्लॉक हो सकता है, एक सेकेंड थोड़ा साइड में लिख लेता हूं। देखो यहां पर आप इक्वेशन लिख सकते हो KVL से VR प्लस VL। VR है R वेक्टर I, JXL वेक्टर I। मैंने अभी लिखा KVL लगा के, ओम्स लॉ लगा के। तो यहां अगर आप I निकालोगे बेटा, अंदर रहेगा R प्लस JXL एंड दैट इज योर Z वेक्टर। ये पूरा एनालिसिस, ये पूरा डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा लाइव सेशन में, बहुत बारीकी से अच्छे से डिस्कस किया है, देख सकते हो आप। क्लियर है? चलो क्लियर है भाई, तो आ जाओ आ जाओ। ये हो गया VIZ, लेकिन यहां से हमें वोल्टेज ट्राइंगल, ये वोल्टेज ट्राइंगल मिल चुका है आपको, बना लिया है आपने, ये ऑलरेडी बना लिया है वोल्टेज ट्राइंगल। तो आपको फिगर बनाना है, वोल्टेज ट्राइंगल से शुरुआत कर दी। अब इंपीडेंस ट्राइंगल पे आ जाओ, इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल पे आ जाओ। बेटा इंपीडेंस ट्राइंगल बेसिकली क्या है, जो आर ये जेड हमने लिखा वहीं से शुरुआत करो। जेड हमने लिखा है आर प्लस JXL, तो आर का फेजर बनाओ। एक्सएल का फेजर पर जे बोले तो क्वाड्रेचर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बन गया JXL, जे मल्टीप्लाई है इसलिए ऊपर चला गया ये आर। अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, ये बनेगा मेरा Z। तो देखो, और ये एंगल जो बनेगा वो थीटा होगा। इसकी बात बताता हूं मैं, अभी आगे रुको। तो देखो जेड आर प्लस JXL बन गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड लिख सकते हो आप रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड फेज थीटा या फाई, ये फाई है, पीछे फाई लिया है ना, तो फाई है। और जेड का फेज tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एप्लीकेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एप्लीकेशन। तो z ये है कार्टेशियन फॉर्म में या रेक्टेंगल फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म, ये एक्चुअली कार्टेशियन है, रेक्टेंगुलर तो दूसरा हो जाएगा, चलो कार्टेशियन। पोलर फॉर्म मॉड जेड एंगल फाई, ये है पोलर फॉर्म। आसपास का ज्ञान बटोर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आपको फाई का डेफिनेशन मिल गया, फाई है tan इनवर्स एक्सएल बाय आर, वो लिखना है इक्वेशन आपको, और मॉड जेड का इक्वेशन लिखना है। पोलर फॉर्म नहीं लिखोगे तो चलेगा, इतना लिखना है आपको। इंपीडेंस ट्रायंगल के लिए वोल्टेज ट्रायंगल बन गया, इंपीडेंस ट्रायंगल बन गया, पावर ट्रायंगल आ जाओ। चलो आखिरी पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल। तो बेटा अब पावर की जब बात की जाती है तो देखो V इंटू आई पावर हो जाता है, क्या हो जाता है, V इंटू आई मिल जाएगा आपको पावर, फेजर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो, फेजर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो। और V को आपने ऑलरेडी लिखा है, I वैसे ही रख रहा हूं, V को आपने लिखा है आई जेड, ठीक है। अब देखो यहां से आपको रियल पावर और इमेजिनरी पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर मिल जाएगा। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं। तो देखो बेटा रियल पावर फेजर में ही बताता हूं, डायरेक्ट पहले फेजर बनाते हैं। ये है रियल पावर, रिएक्टिव पावर क्योंकि Z ऊपर बनाया गया है,
पावर ट्रायंगल और इंपीडेंस ट्रायंगल कुछ एक जैसे ही दिखेंगे, एक समान नहीं, एक जैसे। ये B5 होगा, ये रियल पावर है, उसका मैं बताता हूं आपको। ये रिएक्टिव पावर है, ये है अपैरेंट पावर, ये वेक्टर होता है। रियल पावर हो जाएगा I²R या फिर VI cos phi। Q हो जाएगा I²XL या फिर VI sin phi। और जब S की बात आती है तो ये बन जाता है P प्लस JQ, और ये क्वाड्रेचर में आने की वजह से Q को ऊपर लिखाया गया है, क्वाड्रेचर में आने की वजह से इसको ऊपर लिखाया गया है, ऊपर दिखाया गया है। क्लियर है? या इसका डेफिनेशन हमने देखा है लास्ट सेशन में। P का डेफिनेशन V इंटू कंपोनेंट ऑफ करंट इन डायरेक्शन ऑफ इन फेज ऑफ V, तो P VI cos phi, ये हम देख चुके हैं P और Q। बस उसका ट्राइंगल इंडक्टर के लिए I²XL I²R, और ये आपको यहां मिल जाएगा, देखो I² Z है R प्लस JXL, तो इसको S को लिख सकते हो P प्लस JQ, यहीं से पीछे उठाओ फिर। इतना लिखना है आपको, पूरा क्रिस्टल क्लियर। अगर नहीं समझा है कमेंट डालो, क्लियर करूंगा मैं, कोई भी कमेंट हो रिएक्टिव पावर को लेके, रियल पावर को लेके, ठीक है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज का, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज करंट इन लाइन एंड फेज वैल्यू ऑफ करंट इन 3 फेज। सिर्फ लाइन और फेज के रिलेशनशिप की बात करनी है, लेकिन बैलेंस डेल्टा के लिए। शुरुआत कहां से करेंगे? फील आ गया? इसका तो फील अलग ही आएगा। फील आ गया? सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशनशिप क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन करंट is √3 times magnitude of phase current। ये डिराइव करना है। √3 टाइम्स सर आपको कैसे पता? बेटा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं ये हमारी रग रग में बहता है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन यही आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन सिलेबस में है। चलो इसको डिराइव करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? सर शुरुआत करेंगे डेल्टा कनेक्टेड लोड से। पहले डेल्टा का फिगर बनाना है आपको, डेल्टा का फिगर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, इससे भाग ही नहीं पाएंगे हम। ठीक है, डेल्टा बन गया, इसको आर फेज बोल दो, वाई फेज, बी फेज। यहां पर कनेक्शन निकाल के लेके आओ, ये आर फेज, वाई फेज, चलो यहां जुगाड़ते नीचे से, वाई फेज और बी फेज। ठीक है, ये Z, ये भी Z, तीनों सेम। क्यों? क्योंकि बैलेंस बोल दिया है। बैलेंस कब? जब तीनों Z सेम हो, बैलेंस। ठीक है, ओके। अब देखो कलर कोड बनाना था यहाँ पे ताकि आपको और अच्छे समझा पाता। चलो कोई नहीं, सिर्फ लाइन बदलता हूँ, लाइन का कलर बदलता हूँ, ठीक है, समझ आ जाएगा, पूरा फील आ जाएगा। फील, बच्चों को फील आना चाहिए यार, और कुछ नहीं है अपना, और कुछ नहीं है, और क्या चाहिए। तो इसको कनेक्शन बाहर लेने के लिए वो काला डब्बा वाला टाइप, ठीक है, चलो काला डब्बा वाला ही बनाता हूँ, डब्बा ही बनाता हूँ। ये काला डब्बा बन गया है जिसके अंदर डेल्टा कनेक्टेड है। अब बाहर कनेक्शन, तो क्यों अलग किया? लाइन और फेज वैल्यूज को अलग करने के लिए। बेटा ये जो बाहर घूम रहा है ना, इसको लाइन करंट बोलते हैं,
इसको हम बोलेंगे लाइन करंट। आई आर, लाइन आर में आई वाई आई बी, और अंदर जो जाएगा, अब देखो यहां पर आई आर आ रहा है तो यहां पर भी आई आर ही आएगा, लेकिन अंदर बटेगा बटेगा, राइट। तो अंदर जो फेज में करंट होगा, अंदर जो करंट होगा, आर वाई वाई बी बी आर, ये पूरा फिगर आपको इस तरह से बनाना है। वोल्टेज यहां नहीं दिखा होगा तो चलेगा, क्योंकि सिर्फ करंट के बारे में पूछा है और डेल्टा में करंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। या डब्बा कलर कोड नहीं लगा होगा तो चलेगा, एक ही पेन से बनाओगे तो चल जाएगा, लेकिन इतना क्लियर नोटेशंस होने चाहिए, क्लियर नोटेशंस विद दिस डायरेक्शन, आई आर वाई इस डायरेक्शन, क्लियर नोटेशंस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप लिखो, पहले अज्यूम अज्यूम अज्यूम, या सिस्टम को डिस्क्राइब करो, जो फिगर बनाया उसको डिस्क्राइब करो। सिंस बैलेंस लोड, थ्री फेज, डेल्टा कनेक्टेड, तो इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। फेस करंट, फेस करंट, फेस करंट मैग्नीट्यूड, फेस करंट मैग्नीट्यूड बेटा आई आर वाई आई वाई बी आई बी आर, ये तीनों सेम रहेंगे। इसको मैं बोल रहा हूं आई फेस। ठीक है, इसको मैं कॉमनली आई फेस बोल दूंगा। ठीक है, चलो अब इसको भी ड्रॉप कर दो, वो मैग्नीट्यूड ही है ऐसा समझ लो, तो मैग्नीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है, आई फेस। ओके, तो अब मैं वेक्टर आई आर वाई कैसे लिख सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया आई फेज है, मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया आई फेज है, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। अगर ये रेफरेंस है तो मेरा वाई भी बनेगा मैग्नीट्यूड आई फेज, और ये बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। थ्री फेज बैलेंस लोड के इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, अगर कुछ ब्लॉक हो रहा है तो मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो मैं ट्रेस करके रिपीट कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ आएगा तो आई आर वाई आई फेज साइन ओमेगा टी, आई वाई बी आई फेज मैग्नीट्यूड सेम साइन ओमेगा टी माइनस 120, साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री शिफ्ट करेगा। आई बी आर आई फेज साइन ओमेगा टी माइनस 240, ये 240 डिग्री शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये थ्री फेज का बैलेंस है, सो देयरफॉर हम इसको पोलर फॉर्म में बता पाएंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बेटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में आई फेज एंगल 0, आई फेज एंगल माइनस 120, आई फेज एंगल माइनस 240। क्लियर है, तीनों फेज करंट एक लाइन में लिखता हूं मैं, जगह के कंस्ट्रेंट कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। तो आई आर वाई में लिख सकता हूं आई फेज एंगल 0, क्योंकि रेफरेंस है। आई वाई बी बेटा हो गया आई फेज एंगल माइनस 120, और आई बी आर हो गया आई फेज एंगल माइनस 240। समझ आना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए डाउट की। ठीक है, अब बात करते हैं लाइन करंट की। लाइन करंट, लेट आई आर आई वाई आई बी रिप्रेजेंट लाइन करंट, और हमें यह भी पता है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर बैलेंस है तो उसको मैं आई एल बोल रहा हूं, एंड मैग्नीट्यूड लाइन करंट एंड मैग्नीट्यूड is IL for all। अब
apply KVL, applying KVL at node R. नोड आर पे केवीएल लगाओ बेटा, नोड आर पे केवीएल नहीं केसीएल लगाना है सर, करंट है, अप्लाई केसीएल, केसीएल केसीएल लगाओ तो देखो केसीएल कैसे लगेगा, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, आने वाला करंट तो आने वाला आई आर प्लस आईबीआर है, आई आर प्लस आईबीआर है बेटा, तो अब केवीएल लगा रहे हैं हम, आई आर प्लस आई बी आर इज इक्वल्स टू आई आर वाई, दिख रहा है, आई आर आ रहा है, यहाँ पे देखो ट्रेस कर रहा हूं मैं, आई आर यहां से आ रहा है, आई बी आर भी आ रहा है, तो ये दोनों मिल रहे हैं और एक ही जा रहा है आई आर वाई, तो दोनों का समेशन इज इक्वल्स टू आई आर वाई, केसीएल लग गया। नेक्स्ट पेज, देयरफॉर आई आर को करता करो, आई आर ने एक बाजू ले जाओ, आई आर ने एक बार करता करिए तो आई आर वाई माइनस आई बी आर, यहां तक तो आ गए। अब बेटा यहां से आगे जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, आप फेजर से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, आप न्यूमेरिकली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है कि फेजर से करो या इक्वेशन से करो, तो हम सबसे आसान तरीका चुनेंगे, चूज करेंगे, જે સૌથી સિમ્પલ હોય એ રસ્તો આપણે અપનાવીશું। સૌથી સિમ્પલ રસ્તો શું છે? પોલાર ફોર્મ, મેં ઓલરેડી તમને બતાવ્યું ને, પોલાર ફોર્મ થી સોલ્વ કરીએ। ચલો આવી જાઓ, તો શું કરીશું, आई आर वाई અને आई बी आर ની વેલ્યુ મૂકી દો, आई आर वाई અને आई बी आर આ બંને વેલ્યુ મૂકી દો બેટા ત્યાં આગળ, બરાબર, પોલાર ફોર્મ આપણને ખબર છે એની વેલ્યુ, તો आई आर કેટલો થયો, आई फेज एंगल 0, आई फेज एंगल -240, क्लियर है, बराबर है भाई। હવે પોલાર છે, પોલાર ફોર્મ મલ્ટીપ્લિકેશન માટે આસાન બનાવે કે ડિવિઝન હોય તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ છે એટલે આને આપણે કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે, કાર્ટેશિયન ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવું પડશે, તો કાર્ટેશિયન ફોર્મના કન્વર્ઝન માટે જુઓ સામે હિન્ટ આપું છું, आई फेज एक ने कन्वर्ट કરી દઉં છું તમારા માટે, આમ અને નહીં તો જનરલ લખું પછી આને અપ્લાય કરીએ, ઓકે ચાલો, તો શું લખ્યું, z એંગલ થીટા હોય તો આને આપણે કાર્ટેશિયનમાં કરી શકીએ z ઇન્ટુ cos થીટા પ્લસ j sin થીટા, બસ, તો રિયલ પાર્ટ થયો z cos થીટા અને ઇમેજનરી પાર્ટ થયો z sin થીટા, એટલે એંગલ થીટા છે ને એકચ્યુઅલી e પાવર j થીટા છે, એને આપણે cos થીટા પ્લસ j sin થીટા લખી શકીએ। અહીંયા અપ્લાય કરીએ, હવે આને અપ્લાય કરીને બતાવું છું, જુઓ તો आई फेज एंगल -240 ને શું વિધિ થશે, તો आई फेज મેગ્નીટ્યુડ તો એવું જ રહેશે, બહાર અંદર જશે cos -240 પ્લસ j sin -240, cos माइनस युग्म विधेय के अयुग्म विधेय, cos -240 बेटा cos -240 નો આન્સર આવશે cos 240, પોતે cos 240 માઇનસ છે એનો હિસાબ કિતાબ જોડી શકીએ, cos 240 sin ના લીધે અંદર માઇનસ છે તો બહાર માઇનસ નીકળશે, માઇનસ j sin 240, બરાબર। તો જુઓ હવે હું નીચે આવું છું સીધું, હવે અહીંયા નીચે લખીશું, તો आई फेज एंगल 0 છે, एंगल 0 ને આપણે લખી શકીએ cos 0 પ્લસ j sin 0, બરાબર, અને માઇનસ આ માઇનસ લઈ દે, आई फेज એકદમ બહાર કાઢ્યો છે, હવે આ માઇનસ cos -240 પ્લસ j sin -240, જો ઉપર વાળું લખ્યું છે, ઉપરવાળું ઇક્વેશન નીચે લખ્યું છે, આપણે એક્સપાન્ડ કર્યું છે, બરાબર। आई फेज 1 प्लस j0 माइनस cos 240, बेटा cos 240 પોતે માઇનસ આવે, cos 240 પોતે માઇનસ આવે,
cos 240 cos પહેલા અચ્છા ચલો પહેલા cos 240 લખી દઈએ આપણે માઇનસ જે sin 240 ઠીક છે પહેલા અંદરના માઇનસ નો હિસાબ કિતાબ કરી લીધો આપણે cos ઓફ અંદરના માઇનસ નો હિસાબ કિતાબ કરી લીધો નેક્સ્ટ પેજ પર જઈશું તો IR I ફેસ તો ઓલરેડી બહાર છે જ આપણી પાસે 1 પ્લસ J0 તો હવે એકલું 1 જ લખીશું J0 લખવાની જરૂર નથી માઇનસ હવે આપણે cos 240 અને j sin 240 ની વેલ્યુઝ જોઈશે cos 240 જુઓ આ 0 90 180 270 240 અહીંયા કશે આવ્યું વચ્ચે થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં cos માઇનસ આવે cos માઇનસ sin પણ માઇનસ જ આવશે cos ની વેલ્યુ પોતે માઇનસ આવશે and that will be -1/2 ક્યાં ગયું હા -1/2 થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે એટલા માટે અને sin -j sin 240 cos 240 આટલું થયું sin 240 આટલું થશે sin 240 બેટા sin 240 પણ માઇનસ માઇનસ પ્લસ કરી દેશે તો માઇનસ તો હતું જ અને આ માઇનસ થયું બૂમ પ્લસ માઇનસ નો હિસાબ કિતાબ થશે એટલા માટે જુઓ આમ વચ્ચેનું માઇનસ તો એમને જ રાખ્યું છે sin 240 ની વેલ્યુ મૂકી sin 240 ની વેલ્યુ -√3/2 થાય ઓકે તો આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે પહેલા તો ચલો એક બધા જ સ્ટેપ મૂક્યા છે કશી બી ભૂલ ના થાય એટલા માટે હજુ બ્રેકેટ ઓપન નથી કર્યો છગડીયો કૌંસ હજુ રાખીએ પ્લસ j√3/2 ભાઈ અહીંયા સુધી ક્લિયર છે બધાને હવે આ છગડીયો કૌંસ ઓપન કરીએ 1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે 1/2 માઇનસ j√3/2 સાદું રૂપ આપો I ફેસ 3/2 j√3/2 આ થયું r ની વેલ્યુ આજ આપણે પાછળથી આવીએ છીએ હવે એનું મેગ્નીટ્યુડ જ જોઈએ છે આપણે magnitude of IR is my IL magnitude of IL આપણે કહી દીધું છે આગળ that is I ફેસ મેગ્નીટ્યુડ શોધવું હોય તો રિયલ પાર્ટ નો સ્ક્વેર ઇમેજનરી પાર્ટ નો સ્ક્વેર અને સરવાળો રિયલ પાર્ટ નો સ્ક્વેર ઇમેજનરી પાર્ટ નો સ્ક્વેર અને સરવાળો બરાબર સોલ્વ કરો so therefore IL is I face બેટા પોઝ કરીને સોલ્વ કરો નહીં તો 9/4 plus 3/4 9/4 plus 3/4 12/4 is 3√3 I face जो 9 ને 3 12 ભાગ્યા 4 3 √3 ફેસ અને જો એંગલ જોવો હોય આનો એંગલ આ ખાલી મેગ્નીટ્યુડ લીધું આપણે જો આનો એંગલ જોઈતો હોય આ રેડ બ્રેકેટ કરું છું બરાબર આનો જો એંગલ જોઈતો હોય તો એંગલ શોધાય આપણાથી tan ઇન્વર્સ -√3/2 upon 3/2 imaginary part upon real part imaginary minus છે અહીંયા 2 cancel 1/3 tan inverse -1/√3 આવ્યું -30 ડિગ્રી તો જો આ લાલ બ્રેકેટ ને આ લાલ ટેબલ ને આપણે વેક્ટર માં લખીએ તો IR બની જશે √3 I face angle -30. This is the correct relationship. આપણે આ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો એંગલ શોધી કાઢ્યો અને મેગ્નીટ્યુડ પણ શોધી કાઢ્યું અને લખી દીધું બરાબર તો આ જ આપણને પૂછ્યું છે obtain relationship between line current IR લાઇન કરંટ છે IR પોતે લાઇન કરંટ છે અને phase value of current I phase so સ્ટેટમેન્ટ લખવાનું
ઇન ડેલ્ટા કનેક્શન લખી લઉં છું ચલો તમારા માટે. ઇન ડેલ્ટા કનેક્શન magnitude of IL is √3 times magnitude of phase current and it lags या फिर it नहीं and phase current lags line current by 30 degree. Lags and एक सेकंड फेज करंट लैग करशे ना लाइन करंट लैग करशे. लाइन करंट में -30 एड तो ना फेज અને એની સાથે -30. So line current lags phase current. Line current lags phase current by 30 degree. And this is correct statement. All right. So भाई 3C और complete આજના સેશનમાં આટલું કરીશું. નેક્સ્ટ સેશનમાં વાત કરીશું ક્વેશ્ચન 4 એબીસી. ફટાફટ તાબડતોબ પેન પેપર સાથે આવી જજો. થિયોરેટિકલ ક્વેશ્ચન્સ હશે મોસ્ટ ઓફ ધેમ. ડિસ્કશન કરીશું કેવી રીતે આસપાસના કોન્સેપ્ટ કરીને કેવી રીતે લખવાના. બરાબર છે? ચાલો મજા આવતી હોય તો લાઈક કરી દો, કમેન્ટ કરી દો, લાઈક કરી દો. ઓલરાઈટ, ચલો ટેક કેર. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં.